अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एमसी। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि वो बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ सकें। मैंने इंग्लिश वगैरह भी यहाँ पे कंप्लीट करा दी है। कंप्लीट कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले होंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास पे। बुक अपने साथ रखिएगा ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ डैश। हमने बताना है हीट किसकी फॉर्म है, प्रेशर की है, वेट की है, एनर्जी की है या फिर ऑल। तो हमें पता है हीट की डेफिनेशन में भी आता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। हीट कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डैश। हीट कैपेसिटी जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, मास और डैश। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो मास होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है। ऑप्शन देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एनर्जी या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। तो हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है हीट कैपेसिटी में, और दूसरी चीज़ है मास। तो यहाँ पे हम आ जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल और मास जो है वो हीट कैपेसिटी के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास बुक में देखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है या फिर ऑल ऑफ देम कहलाती है। तो हमें पता है इसको क्या कहते हैं हम, हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर वेपराइजेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन इन इज कॉल्ड डैश। इस कॉल्ड हमें बताना है कि जो थर्मल एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है पर यूनिट मास टू इंक्रीज़, एक यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, चाहे वो 1 केल्विन हो या फिर 1 सेल्सियस, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सारी मेन डेफिनेशंस हैं। जब तक आपको ये याद नहीं होंगी, इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इट्स बेटर कि आप पहले थ्योरी अच्छे से कर लें ताकि आपको ये चीज़ें इजी हो जाएं, एमसीक्यूज भी इजी हो जाएं। हीट कैपेसिटी। नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 हमारे पास बुक में मौजूद है, अ फिक्स टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कोई भी प्योर लिक्विड को अगर बॉयल किया जाए तो ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है या फिर ए एंड बी बोथ, यानी कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 हमारे पास है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम कोई भी आइस को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेल्ट करना चाह रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 होगा, 0 सेल्सियस होगा, 0 केल्विन होगा, 100 सेल्सियस होगा या फिर ए एंड बी बोथ, यानी कि 0 सेल्सियस और 0 केल्विन होगा। तो हमें पता है 0 सेल्सियस और 0 केल्विन तो एक बराबर नहीं होते क्योंकि 273 डिग्रीज का जो है वो फ़र्क होता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर हम किसी भी आइस को मेल्ट करेंगे तो वो होगा 0 सेल्सियस। नंबर 7 देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे है। नंबर 7 भी अपने साथ बुक में देखेंगे। नंबर 7 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। कोई भी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र अगर उसकी रिक्वायर्ड है, अगर हमें चेंज करना है सॉलिड को किसी भी लिक्विड के अंदर,
विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाह रहे और हम चाह रहे हैं कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दें, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग कहलाता है, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो इस प्रोसेस के लिए जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम टेम्परेचर को जो है चेंज नहीं करते, तो वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना और सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो आपका क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो एक तरह से कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 8 सॉल्व करते हैं। नंबर 8 हमारे पास है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। और अगर वही बात कर रहा है कि पहले हमने क्या किया था कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं वही सेम चीज़, लेकिन लिक्विड को अगर हम चाह रहे हैं गैस में चेंज करना और टेम्परेचर अगर हम चेंज नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग कहलाएगा, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद करनी है। ये एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर दे सकते हैं इन दोनों में से एक चीज़। आगे देखते हैं, एवेपोरेशन कैन अकर्स एट। एवेपोरेशन जो है वो हो सकती है किस पॉइंट पे? फ्रीजिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, या फिर ऑल टेम्परेचर्स पे। तो वेपराइजेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर यानी कि सारे ही टेम्परेचर के ऊपर वेपराइजेशन हो सकती है। डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट टाइप की वेपराइजेशन होती है। तो इसलिए हमारे पास नंबर 9 आएगा, ऑल टेम्परेचर्स। ऑल टेम्परेचर्स। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 हमारे पास है रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन इंक्रीज बाय। अगर हम किसी भी रेट बढ़ा रहे हैं किसी भी एवेपोरेशन का लिक्विड की, तो वो क्या कहलाएगा? हम किस तरह से यानी कि बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, हम ह्यूमिडिटी बढ़ा दें। डिक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि हम टेम्परेचर को कम कर दें। इंक्रीजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दें। या डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पता है कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एवेपोरेशन को, ख़ासतौर पर लिक्विड की अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं रेट, तो हम डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें, तो हमारे पास जो है वो रेट बढ़ जाएगा एवेपोरेशन का लिक्विड की। ठीक है, डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11 को भी हम बुक में देखेंगे, बुक अपने पास रखिएगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने इसका प्रोसेस थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। इसमें से ज़रूर एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन या एमसीक्यूज आता है, तो आपने इस टॉपिक को कवर करना है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो भी होती है ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसकी जो टेम्परेचर है उसके ऊपर, यानी कि टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता है ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है ये तीनों फैक्टर जो हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के, खासतौर पर सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है वो टेम्परेचर भी जाहिर सी बात है बढ़ता है। ठीक है, हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेथड किए हुए हैं कि हमने जो है जिस तरह से मेटालिक स्ट्रिप्स वगैरह को भी हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो भी इसी तरह की टॉपिक का ही पार्ट है कि हमने उसमें देखा था कि टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे थे तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें भी फ़र्क आ रहा था, और हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यानी कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 11 में आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ जो है वो तीन फैक्टर आप बताएं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर सॉलिड की
डिपेंड करते हैं। तो आपने इन तीनों को लिस्ट डाउन करना है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। तो ये थी आज की मेरी क्लास 9 क्लास की, और इसी तरह से हमारी पूरी बुक के MCQ सॉल्व हो चुके हैं। मैंने सारे ही सॉल्व करवाए हैं, और जिनमें न्यूमेरिकल्स भी थे MCQs में, वो भी मैंने डिटेल से सॉल्व करवाए हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल कौन सा MCQs किस तरह से सॉल्व होगा। तो जिन बच्चों ने मेरी पूरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर इजीली आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सारी प्लेलिस्ट अलग अलग कर दी हैं ताकि आप वहां जाके मेरी प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ सकें और लेक्चर जो है वो आपका कोई भी मिस ना हो। इसी तरह मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मैं हर सब्जेक्ट की जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोग तक पहुँच जाए और आप लोगों की स्टडीज़ में कोई भी फ़र्क ना आए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।